नमस्कार बच्चों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी का ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो बच्चे 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं और जो नहीं है विद्यार्थी, उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हमारे इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो देखिए हमारे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का बुक फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम बच्चों आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताना चाहते हैं, जिससे कि आप सभी का बेस अच्छा बनने शुरू हो जाए। तो चलिए, आप जैसे कि आपका सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, तो क्या आपको पता है कि राजनीति क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, राज्य क्या होता है? मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले क्या है राजनीति क्या होता है। व्हाट इज द मीन बाय द पॉलिटिक्स। देखिए बच्चों, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन, नीति का मतलब होता है नीति नियम कायदे कानून बनाकर शासन करना। मतलब समझ में आया आपको? राज का मतलब होता है शासन, शासन से मतलब होता है सरकार, ठीक है। और नीति का मतलब होता है नियम कायदे कानून बनाकर शासन करना ही राजनीति कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि राजनीति क्या होता है, तो उचित समय पर उचित फैसला लेकर उचित काम करने की जो कला होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीति। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर और आसान भाषा में कहूँ कि राजनीति क्या होता है, तो सही समय पर सही फैसला लेकर और सही तरीके से काम करना ही क्या कहलाता है? राजनीति। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको राजनीति समझ आया होगा बच्चों। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक से हमारा राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। देखिए बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ होता है मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना और उसके समस्याओं का समाधान करना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है? मानवीय क्रियाकलापों को पढ़ना, स्टडी करना, जैसे कि और उसका समस्याओं का समाधान करना। जैसे कि क्या होता है मानवीय क्रियाकलाप? सुबह से उठते हो, आप क्या क्या करते हो? खाते हो, पीते हो, हंसते गाते हो, रोते हो, सब कुछ लड़ाई झगड़ा करते हो, आपस में काम करते हो, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, जो समस्याएं हैं आपकी, वो सब मानवीय क्रियाकलाप हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उन सब का स्टडी करना, उसी क्रियाकलापों का और उसके समस्याओं का समाधान करना ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके फादर कौन हैं, हु इज फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है, और राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है। दोनों एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो देखो, राजनीतिक विज्ञान के पिता या फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है? अरस्तु। मैं नाम लिख लेता हूँ, अरस्तु। एक बहुत बड़े यूनानी विचारक है जो कि यूरोप के थे, ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग। तो आप लोगों को दो शब्दों का अर्थ पता चल गया होगा, राजनीति क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। अब तीसरा हम जानते हैं कि राज्य क्या होता है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना आप, राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, ये नहीं। जब भी राजनीतिक विज्ञान में राज्य की बात होता है, तब तब हम एक राज्य का अर्थ होता है कि एक पूरा देश, एक पूरा नेशन, एक पूरा कंट्री, जैसे कि भारत, चीन, ब्रिटेन, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस, ठीक है। तो राज्य का मतलब होता है एक पूरा कंट्री, पूरा देश। जब भी हम राजनीतिक विज्ञान में बात करेंगे राज्य क्या होता है, तो देखिए राज्य क्या होता है। राज्य चार तत्वों से मिलकर बनता है, चार चीजों से मिलकर बनता है। और कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली जो चीजें हैं वो सीमित भूमि होना चाहिए। अगर कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहां पर सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर राज्य है तो उसमें कंडीशन चार चीजें होनी चाहिए कि सीमित भूमि होना चाहिए वहां पर, दूसरी जनसंख्या होना चाहिए वहां पर, तीसरा संप्रभुता होना चाहिए वहां पर, चौथा सरकार होना चाहिए वहां पर। अब चारों चीजों का मतलब वन बाय वन हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, राज्य चार चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें? वो सीमित भूमि होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए और
सरकार होना चाहिए। अब मैं चारों चीजों का अर्थ आपको एक से एक वन बाय वन बताता हूँ। तो सीमित भूमि का अर्थ क्या होता है कि बाउंड्री, फिक्स लैंड होना चाहिए, फिक्स बाउंड्री होना चाहिए कोई कंट्री का। जैसे भारत है तो भारत का चारों ओर से फिक्स बाउंड्री है। चीन है, पाकिस्तान है, तो उसका बाउंड्री है कि उससे आगे वो नहीं अपना सीमा को बढ़ा सकता है। ठीक है। और दूसरा जनसंख्या है, मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर लोग रहते हो, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन रहता हो। तीसरी है संप्रभुता। अब बच्चों भी ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बार ये यूज होता है और बहुत बहुत बार ये आपके किताबों में आता है, कई बार आप पढ़ते हो तो संप्रभुता कई बार इसका उल्लेख देखने को मिलता है। सोवर्निटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। संप्रभुता क्या होता है, कोई भी देश अपना घर के अंदर और घर के बाहर, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर का फैसला लेने में बिल्कुल स्वतंत्र हो, वो किसी बाहरी शक्ति के आगे ना झुके। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रभुता। इंग्लिश वाले बच्चों सुनो, सोवर्निटी क्या होता है, कोई भी कंट्री अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वही कंट्री क्या कहलाता है, एक सोवन या फिर सोवर्निटी, ये कंट्री एक सोवन कंट्री है। ठीक है। और जरा सुनो, संप्रभुता को जरा डिटेल में अगर हम जाने तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि संप्रभुता का मतलब मैंने समझाया कि कोई भी देश अपना घर के अंदर या आंतरिक फैसला और बाह्य फैसला लेने में बिल्कुल स्वतंत्र हो। इसका मतलब है कि जो हमारे देश की जो सरकारें हैं, पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो कोई काम करेगा, कोई फैसला लेगा तो बाहर के किसी पॉलिटिशियन, किसी देश से कोई सलाह नहीं लेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। कोई भी काम करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, विदेशी संबंध बनाना हो, फिर किसी से दोस्ताना पूर्वक संबंध बनाना हो विदेशों से, तो हमारे नेता खुद करेंगे, ना तो किसी बाहरी शक्ति के आगे, ना तो किसी डोनाल्ड ट्रंप के आगे, या फिर रूस से, या फिर किसी अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने बताया, चीन से शी जिनपिंग, इन सब से नहीं पूछेगा कि मुझे किससे दोस्ती करना है, मुझे क्या व्यापार करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। इन लोगों ये लोग नहीं बताएंगे, बाहरी देश के लोग नहीं बताएंगे, ये खुद ही करेंगे अपना जो भी डिसीजन लेना है। अपना राइट्स है इनका। संप्रभुता का मतलब है कि वो बिल्कुल आज़ाद है अपना कोई भी फैसला लेने में, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लेगा। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब समझ में आया बच्चों। कोई भी देश अपना आंतरिक और बाहरी फैसला लेने में बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी बाहरी शक्ति के आगे नहीं झुकता है। जैसे ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका के, जैसे डोनाल्ड ट्रंप उसका प्रेसिडेंट है वहाँ का, चीन शी जिनपिंग, तो इनके दबाव में नहीं आएगा कोई भी काम करने से पहले। इन सबसे कोई सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश के राजनेताओं को। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो रूस से हम बहुत ज़्यादा तेल मंगाते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, तो ये एक विदेशी संबंध है हमारा व्यापार का। और किसी से दोस्ताना पूर्वक संबंध है हमारा, जैसे रूस से या फिर इजराइल से, या फिर बहुत सारे जो कंट्री है हमारा इस वर्ल्ड में, तो किसी से दोस्ताना पूर्वक संबंध बनाना, किसी से दुश्मनी करना है, किसी से हमें व्यापार करना है, तो हम किसी बाहरी शक्ति से, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग से जाके हम नहीं पूछेंगे कि क्या इससे हमें दोस्ती करना है या फिर किससे व्यापार करूं या ना करूं। ठीक है, तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है वो अपना फैसला लेने में, जो कंट्री संप्रभु संपन्न होता है। चौथी चीज है, राज्य को कंडीशन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, सरकार होना चाहिए वहां पर। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर सरकार हो और उस क्षेत्र को, उस एरिया को सरकार अपने हिसाब से चला रहा हो, तब हम क्या कहेंगे कि ये एक राज्य है। तो आप बताइए बच्चों, क्या भारत एक राज्य है? भारत में ये चारों चीजें पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? सीमित भूमि है हमारे पास, जनसंख्या भी है, पॉपुलेशन भी है, संप्रभुता भी है, हम फैसला ले सकते हैं, किसी बाहरी शक्ति के आगे नहीं झुकते हैं हम। हमारे पास संप्रभुता का एक शब्द है हमारे संविधान में, इसका मतलब है हम बिल्कुल आज़ाद हैं कोई भी फैसला लेने में, किसी ताकतवर देश के आगे हम नहीं झुकेंगे। और सरकार भी हमारे यहाँ जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। इंग्लिश वाले बच्चों जरा सुनो, स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेट को एक बनने के लिए कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर फिक्स लैंड पाया जाता हो,
पॉपुलेशन पाया जाता हो, और तीसरा संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी पाई जाती हो, और चौथा गवर्नमेंट पाई जाती हो, तब हम कहेंगे कि एक स्टेट है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने एक और बात बताई थी कि राजनीति और राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। उसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो अब ध्यान रखना बच्चों, क्या कहते हैं, एरिस्टोटल इंग्लिश में उसका बोला जाता है। अरस्तु को बहुत बड़े विद्वान थे राजनीति के। तो मैं इसको मिटा देता हूं अब एक बार। चलिए अब हम जानते हैं संविधान क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारे इस चैप्टर में हम अब आते हैं। देखिए 10 मिनट का वीडियो लगभग बन चुका है, और हमने केवल और केवल राजनीति, राजनीति विज्ञान और राज्य के बारे में जाना है। अब हम आएंगे हमारे जो मुख्य टॉपिक है संविधान, जो चैप्टर है हमारे संविधान क्यों और कैसे। देखिए बच्चों, हमारे को इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना है। सबसे पहले क्या होता है संविधान, क्या होता है संविधान की जरूरत क्या है, क्यों है ये संविधान, और उसके बाद तीसरी चीजें हैं ये कैसे बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बनाया गया हमारा। इन 3 प्रश्नों के बारे में, इन 3 क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, संविधान को समझने से पहले एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल होता है, उसका भी रूल्स और रेगुलेशन होता है। एक स्कूल को चलाने के लिए कोई ना कोई रूल होता है, बेसिक नियम होता है। जैसे स्कूल का कौन कौन सा नियम हो सकता है कि आप कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे आपकी छुट्टी होगी, कितने बजे आपकी रिसेस होता है, कितने बजे आपका प्रेयर होगा, कितने बजे आपकी पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। और आपको हफ्ते में किसी दिन क्या होता है, आप क्या करते हो, ग्रीन पहन के जाते हो, ग्रीन ड्रेस पहन के जाते हो, और ब्लैक जूते पहन के जाते हो। हफ्ते में किसी दिन क्या होता है, वाइट जूते और वाइट शर्ट पैंट पहन के जाते हो, ड्रेस होता है। तो एक रूल होता है स्कूल का कि आप इस दिन ये कपड़े पहन के आओगे, आप इस दिन ये वाला ड्रेस पहन के आओगे, और इस दिन ये जूते, ये जुराब भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई सा भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हो स्कूल के, तो क्या करता है आपको टीचर और वहाँ के प्रिंसिपल, स्कूल आपको क्या करता है, पनिशमेंट देता है। क्या करता है, पनिशमेंट देता है। अगर आप स्कूल में लेट जाते हो, या फिर छुट्टी में छुट्टी होने से पहले आप स्कूल बंक करके भाग जाते हो, या किसी बच्चे को मारते पीटते हो, अगर अपना आप काम नहीं करते हो, ठीक है, और ड्रेस प्रॉपर पहन के नहीं जाते हो, तो क्या करता है स्कूल वाले आपको पनिशमेंट देता है। कई बार आपको डांट भी लगाता है, और कई बार आपको डंडे से पिटाई भी कर सकता है, और करता भी होगा। हमारे टाइम पे तो करता था पिटाई, आपके टाइम पे पता नहीं। चलिए फिर हम जानते हैं, आपको समझ में आ गया होगा स्कूल में जो नियम होता है उसको आप फॉलो करते हैं। मान लीजिए वो भी जो नियम है वो स्कूल का एक संविधान है, स्कूल का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस नियम को स्टूडेंट मानते हैं और उसी नियम को फॉलो करके वो स्कूल आते हैं और सभी पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक स्कूल के जैसा ही, जैसे हमने एक स्कूल का एग्जांपल ले लिया, बिल्कुल देश में भी एक ऐसा ही पूरे देश को चलाने के लिए क्या है, एक नियम कायदे कानून की एक किताबें हैं, ठीक है। बेसिक सा रूल्स और रेगुलेशन का एक बुक है, जिसकी सहायता से क्या होता है, पूरे देश को चलाया जाता है, पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्कूल को चलाने के लिए क्या होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, कुछ नियम होता है। और वैसे ही, ठीक बिल्कुल वैसे ही पूरे एक देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन चाहिए, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, संविधान कह देते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब जानते हैं कि संविधान होता क्या है। हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, अब जानते हैं कि संविधान क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हिंदी वाले जरा ध्यान से सुनना। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है, और ये एक नियम कायदे कानून की एक पुस्तक होती है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए मान्य होता है। मान्य मतलब मानना ही मानना होता है। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको सजा दी जाएगी। जैसे आपने स्कूल में क्या करा, कभी स्कूल का ड्रेस पहन के नहीं गए, या फिर कभी गलत टाइम पे स्कूल जाते, या फिर स्कूल का छुट्टी होने से पहले आप भाग जाते स्कूल से, तो क्या करता, आपको पनिशमेंट मिलता है, स्कूल का रूल्स फॉलो नहीं करते। तो वैसे ही बिल्कुल अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरा देश को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है बना हुआ हमारा, अगर हम
उसका फॉलो नहीं करते, उसको नहीं मानते हैं, तो क्या करता है, पुलिस हमें सजा देती है, सरकार हमें रिमांड पर लेती है, जेल में बंद कर देती है और पिटाई भी करती है। और जितना हाई अपराध करते हैं उस हिसाब से हमें पनिशमेंट भी मिलता है, सजा भी दी जाती है। ठीक है, तो आप सबकी समझ में आया बच्चों क्या होता है संविधान। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है और एक नियम कायदे कानून की एक पुस्तक होती है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए मान्य होता है और जिसकी सहायता से कोई सरकार पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जरा ध्यान से सुन लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। The Constitution is a written document and it is the book of rules and regulation and which help any government rule all over the country, and it is compulsory to the, I'm really sorry to say that, and it is compulsory to the it is compulsory over to the every citizen. Okay, एक बार फिर से सुनिए। What is Constitution? The Constitution is a written document and it is the book of rules and regulation and which help any government rule all over the country, and लास्ट पॉइंट है बच्चों कि जिसकी सहायता से, जैसे कि मैंने which help any government rule all over the country and it is compulsory ओबे टू द एवरी सिटीजन। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखियो, कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो होते हैं बच्चों वो दो तरीके का होता है, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित होता है। लिखित में क्या होता है, लिखा हुआ होता है हमारे पास किसी किताब में, किसी पत्र में, किसी लेटर में, किसी पेज पर लिखा हुआ पाया जाता है। जैसे कि हमारे संविधान, हमारे भारत का संविधान है, रूस का संविधान, अमेरिका का संविधान है, क्या ये सब लिखा हुआ संविधान है। ठीक है बच्चों, और किसी कंट्री का ऐसा भी संविधान है जो कि लिखा हुआ नहीं, पारंपरिक तरीके से चलता है, मतलब कि परंपरा है वहाँ का, जो बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है या फिर वो बना हुआ है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। ठीक है, वही हो जाता है अलिखित संविधान। आप सभी को समझ आया होगा। अलिखित संविधान कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा हुआ संविधान भी है और अलिखा हुआ संविधान भी है, मतलब बिना लिखा हुआ संविधान भी है। वहाँ पर पारंपरिक तरीके से फैसला लिए जाते हैं, पारंपरिक तरीके से पार्लियामेंट चलता है, संसद चलता है वहाँ पर बिना पारंपरिक तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक्स को जानते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, केवल संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है हमें। Why do we need a constitution? चलिए हम जानते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों। देखो जरा, संविधान क्या है हमने जान लिया। अब देखो हमें संविधान की आवश्यकता है क्यों है। Why do we need a constitution? First of all, the constitution work is coordination. It's make a coordination between people. जो हमारे नागरिक हैं, क्या करता है संविधान, तालमेल बैठाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल का मतलब है कि आपस में क्या करता है, पूरे भारतवासियों को आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाता है, फीलिंग को क्रिएट करता है, जो ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको आपस में पीपल के बीच में, जो सारे सिटीजन है उसके बीच में क्रिएट करता है। अब कैसे क्रिएट करता है जरा मैं अब एक बार लिखता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए, जाति, धर्म, जाति, धर्म, भाषा, और क्या चीजें हो गई, जाति हो गई, धर्म हो गया, भाषा हो गया और संस्कृति। ठीक है बच्चों, चलिए अब चारों का मतलब जानते हैं। देखिए बच्चों, हमारे देश में है ना बहुत तरीके की विविधता पाई जाती है। हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैसे,
जातियाँ अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, संस्कृति सबकी अलग अलग है। अब जाति में कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले, एसटी एससी वाले हैं। जनरल वाले में बड़े बड़े जाति हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है। और इसमें धर्म वाले में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय इसमें आ गए। जाति में कौन कौन से आ गए, जनरल में, और ओबीसी में आ गए। कौन कौन से आ जाते हैं जाति, देखिए सुनार आते हैं, यादव आते हैं, बुनकर आते हैं, कामत आते हैं, सब क्या हो गया, ओबीसी हो गया। उसके बाद धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ठीक है, ये सब धर्म हो गया। बहुत सारे धर्म है हमारे कंट्री में। भाषा है हमारे कंट्री में कौन कौन से, कितने सारे मल्टीपल भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, तो कितने सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं हमारे कंट्री में। और संस्कृति सबका अलग अलग, खाने पीने का तरीका अलग है सबका, कपड़े पहनने का बिल्कुल तरीका अलग है, ठीक है। जैसे कि बिहार का है, पगड़ी बांधने का रीति रिवाज है, वहाँ का खाना, हाथों से खाना खाया जाता है बिहार में, ठीक है। और दिल्ली में क्या करते हैं लोग, चम्मच से खाते हैं। और यहाँ का रहने का तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो संस्कृति में क्या हो, खाने पाने का तरीका क्या होता है, वेशभूषा क्या होता है, ठीक है, हम कैसे दिखते हैं, ठीक है। और कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या खाते हैं, ये सब संस्कृति में आ गया। तो अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग जो राज्य है, वहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। ओबीसी के बारे में मैंने बताया आपको, एससी एसटी के बारे में नहीं बताया। एससी के शेड्यूल कास्ट होता है, अनुसूचित जाति में कौन कौन से आ जाते हैं, मुसहर, दुसाध, खतवे, चमार, डोम, हलखोर, ये सब आ जाता है अनुसूचित जाति में, शेड्यूल कास्ट में, एससी बोलते हैं इसको। और एसटी जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उसे कह देते हैं हम ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको समझ आया होगा कि ये संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, ये समझ में आया होगा। कैसे दिलाता है, मतलब कि हमारे जो देश में है तरह तरह की विविधताएं पाई जाती है, इस विविधताओं को क्या करते हैं, एकता में परिवर्तित करने का काम करते हैं। कौन, हमारा संविधान। आप सभी को जब समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, जाति को कास्ट बोलते हैं, धर्म को रिलीजन बोलते हैं, भाषा, लैंग्वेज, संस्कृति, कल्चर, ठीक है। चलिए हम अगले टॉपिक्स को समझते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पहला क्या है, पहला था हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ पीपल, मतलब संविधान नागरिकों के बीच तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब दूसरे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं हम। इसको जरा मिटा दूं, मिटा दिया, चलो आगे। दूसरा क्या, देखो निर्णय निर्माण की शक्ति की विशिष्टताएं, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमें आवश्यकता क्या है, उसकी दूसरा बिंदु है क्या है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। मतलब जो निर्णय है, कानून बनाने की शक्ति, वो किसके पास है, हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है बच्चों। जरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, संसद या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में, ठीक है। निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद के कितने सदन हैं, दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सीटें हैं, 543 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, 245 सीट्स पर इलेक्शन होते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो रिटायर हो जाते हैं और नया सदस्य आ जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा का स्पीकर कौन है प्रेजेंट टाइम पर, ओम बिरला, याद रखना। और राज्यसभा का स्पीकर कौन है, जगदीप धनखड़। इसको भी याद रखना आप लोग, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीकर कौन है, हमारे संसद के स्पीकर लोकसभा के कौन है, ओम बिरला, और राज्यसभा के कौन है, जगदीप धनखड़।
तो निर्माण की शक्ति किस विशिष्टताएं किसके पास है? हमारे संसद के पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। कोई भी कानून बनता है तो कहाँ पर बनता है? पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है। ठीक है, अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं। चलिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। ठीक है, द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर, जो हमारे गवर्नमेंट है उसके पावर्स पर क्या करते हैं? लिमिटेशंस लगाते हैं। कौन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ ना कुछ ऐसा नकेल ना हो, जैसे क्या होता है, जैसे कि बैल होता है, खेत में हल जोता जाता है उससे, अगर उसकी नाकों में क्या करते हैं? नाक छेद के, और उसमें जो एक रस्सियां होती है, लगाम नहीं लगाया जाता है, तो क्या करता है वो? जिधर से इधर उधर भागता रहता है, सांड की तरह। वो लोगों को घायल कर सकता है और कोई काम भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कहीं भी भाग सकता है। तो जब लगाम लगा दिया जाता है तो उसको पकड़ के जिधर मर्जी उधर ले जाओ। तो ऐसी सरकारों के ऊपर लगाम भी कसा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो कौन सी सरकार के ऊपर अगर कोई लगाम ना हो, ठीक है, कोई लिमिटेशन ना हो, तो अपनी मर्जी से तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जो अदर पार्टियां है उसको तो ऐसी तैसी कर देगा जो हमारे गवर्नमेंट है। तो इसलिए क्या करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने? उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं, बाधाएं लगाए हैं, जिससे कि आप इस लिमिट को, इस बाउंड्री को आप क्रॉस ना कर सको। जैसे कि हमारे नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है हमारे संविधान में। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32, कहीं कहीं पर आपको 32 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 12 से लेकर 35 तक भी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और कल्चरल अधिकार, माफी चाहूँगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ध्यान से सुनना, एक बार देखे हो तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या होता है बच्चों? ये हम आपके फंडामेंटल राइट्स है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो क्या करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, इसको कोई भी पावर, कोई भी शक्तियां आ जाए, कितने भी पावरफुल गवर्नमेंट आ जाए, चाहे किसी के 500 सीट्स क्यों ना आ जाए लोकसभा में, वो इस राइट्स को कभी नहीं छीन सकता। कोई कितने भी पावरफुल कंट्री, आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा बच्चों, कोई कितना भी पावरफुल गवर्नमेंट कभी क्यों ना आ जाए हमारे देश में, हमारे इस फंडामेंटल राइट्स को कभी नहीं छीन सकता। जब तक कि देश के लिए हानिकारक ना हो, देश के लिए खतरा ना हो, जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी कोई गवर्नमेंट छीन ही नहीं सकता। ऐसा नियम बनाए गए हैं। तो क्या करता है? ये लकड़ेल है, ये बाधाएं, लिमिटेशन है गवर्नमेंट के ऊपर। ये गवर्नमेंट का काम अलग है, कुछ आर्टिकल्स गवर्नमेंट के, कुछ आर्टिकल्स नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स जुडिशियरी के लिए हैं। ठीक है, और सभी के काम इसमें लिखे हुए होते हैं कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट जो होता है, जुडिशियरी होता है, नागरिक जो सिटीजन होते हैं उसके क्या क्या काम होते हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। और पूरे जो कंट्री होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही चलता है। तो आप सभी कुछ समझ में आया होगा बच्चों। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट के पावर पर। कैसे? जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं 12 से लेकर 35 तक, तो उसको चाहकर भी कोई सरकार कभी छीन नहीं सकता, जब तक कि देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे कि कब छीना जा सकता है? जब इमरजेंसी लगाया जाता हो, तब देश के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, इमरजेंसी लगता है, जब तक ही आपका छीना जाएगा जब इमरजेंसी लगेगा। उसके बाद जैसे इमरजेंसी खत्म होगी आपातकाल, वैसे ही आपका सारे फंडामेंटल राइट्स आपको दोबारा मिल जाएंगे। चलिए फिर बच्चों अगले पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करता है? अगला जो हमारा चौथा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करता है।
अब ये क्या होता है लक्ष्य, मतलब मान लीजिए जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसकी आकांक्षाएं, मतलब कुछ उम्मीदें होती है, कुछ टारगेट होती है, कुछ उसकी इच्छाएं होती है, जैसे कि हमारे इस घर के आसपास हमारे गलियों में सड़कें बन जाए, स्ट्रीट लाइट लग जाए, जैसे कि स्ट्रीट लाइट पोल पे खंबे पे जो लाइट होते हैं वो लग जाए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षाएं सरकार उसका व्यवस्था कर दें, ठीक है, और हमारे खाने पीने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं, जो समझ में आ रहा होगा ना बच्चों आपको क्या इसका मतलब है कि एक समाज के सोसाइटी के लोगों की इच्छाएं क्या होती है कि हमारे गलियों में हमारे सड़कें बन जाए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षाएं मिल जाए, ठीक है, और बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाए, पानी की सुख सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए, और लाइटें लग जाए हमारी गलियों में, जिससे क्या हो, नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो सके। तो क्या होता है, आकांक्षाएं हो गई, उम्मीद हो गया है, ठीक है, और ये लक्ष्य और टारगेट सब हो गया। तो इसको भी पूरा करता है सरकार, एक बाइक तो नहीं करता है, धीरे धीरे करता है, ठीक है। तो चौथा चीज आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा चीज क्या है देखते हैं जरा। संविधान के समर्थन बनाने वाले प्रावधान, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक बेसिक सा पहचान होता है हमारे कंट्री का, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें पांचवा पॉइंट अगर क्या हो सकता है, तो पांचवा होता है जो हमारे मौलिक अधिकार होता है उसकी रक्षा करता है। ये काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उसका क्या है, रक्षा करता है कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी काम है, क्यों, जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स है उसको छठा फंडामेंटल राइट्स है, जो 5 मौलिक अधिकार है उसको पांचवा मौलिक अधिकार क्या करता है, उसको रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है। जैसे कि स्टार्टिंग से कौन कौन से हैं, हिंदी वाले जरा सुनना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। बच्चों ये पांचों के पांचों अधिकारों को बचाने के लिए आपको छठा अधिकार दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जरा एक बार ध्यान से सुनना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल, एंड लास्ट जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला फंडामेंटल राइट्स है या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यही हमारे पांचों के पांचों अधिकारों को बचाता है। अगर ये कभी छीना जाता है, कभी हनन होता है, तो इसी की सहायता से हम कोर्ट में जाते हैं और हमारा अधिकार बचा रहता है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। पांचवा काम क्या है संविधान का, कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको उसकी रक्षा करता है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो भर भर के कमेंट और लाइक करना, जिससे कि मैं अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं। चलिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।